हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। जैसा कि आपको पता है, वी आर लर्निंग करंट अफेयर्स के अंदर में। राइट नाउ वी आर लर्निंग इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर में हम इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स पे बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर में हमने लास्ट क्लास में ये 6 ऑप्शन कंप्लीट किए थे। एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो, क्या क्या बोला था हमने। आईएमएफ, इट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आसियान, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सार्क में थे साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ग्रुप 20 इज G20 एंड बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का नाम 3 बार बदला गया है। पहले एम नहीं था, यानी जब तक म्यांमार नहीं था एम नहीं था, फिर एम आया जब म्यांमार इंट्रोड्यूस्ड हुआ, और बाद में देशों के एब्रीवेशंस की जगह पे नाम क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। आई होप ये क्लियर है सभी को। आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है दैट विल गोइंग टू बी ऑन नेशनल बॉडीज। आज जो हम पढ़ने वाले वो किसके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल बॉडीज। इंटरनेशनल बॉडीज हमने 6 पढ़ी, आज हम 6 नेशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 6 नेशनल बॉडीज क्या क्या है, तो ये अलग अलग आपकी 6 नेशनल बॉडीज है। मैं आपको बताऊँ कि इसमें से बहुत सारी आपके बिजनेस एंटर, आपका एक सब्जेक्ट है, क्या नाम है उसका, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे हैं इसके अंदर में से। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया है कि आपका होने का है, टाइम है ना, आएगा। उसके अंदर में भी आप नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, आप रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, आप सेबी के बारे में पढ़ेंगे, कंपटीशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जितने यहाँ दिए हुए, आईसीएसआई उसमें नहीं है, आईसीएसआई हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आईसीआईसीआई के बारे में हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। एक्चुअली नेशनल बॉडीज़ में हमको ये देखना है ना कि ये जो बॉडीज़ है हमारे देश की इकोनॉमी या देश की प्रगति या देश की वर्किंग में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। तो ऑफ कोर्स वी आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी, तो दैट इज़ अ मेन डोमेन। हमको पता तो ना कि आईसीएसआई का काम क्या है, कंपनी देश के प्रति या हमारे नेशनल ग्रोथ के प्रति आईसीएसआई क्या किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, ये भी तो हमको पता चलना चाहिए। क्लियर है। चलिए बड़े आगे यहाँ से। एक मिनट, वो कुछ सेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कशन शुरू करेंगे नीति आयोग के बारे में। कुछ पता है आपको नीति आयोग क्या है, क्यों है? एनीवन, एनी गेसेस? व्हाट इज नीति आयोग? नहीं कुछ तो फुल फॉर्म। पार्डन, कैन यू रिपीट इट? फंड्स allocation to the funds, funds ना, funds allocated to states, right? ठीक है, आपने ऐसा बोला है शायद, जो मैंने सुना है बद्री, आपने यही बोला है ना, फंड्स allocated टू स्टेट्स इस नीति आयोग, ठीक है। ओके। कुछ मेरे को चार्ट में मिल रहा है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, यस, यू कैन से प्लानिंग कमीशन वाज प्रीवियस नेम या प्रीवियस बॉडी। आई वुड नॉट से इट्स अ प्रीवियस नेम। देखो जैसा नीति आयोग बोला तो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है नीति, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, एन स्टैंड फॉर नेशनल, आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशन, आई स्टैंड, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आई स्टैंड फॉर इंडिया। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है ऑफकोर्स विथ गुड एस्पेक्ट। सही दिशा की तरफ हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारी पुरानी गलतियां या पुराने पाप है उसको धोते हुए या उसको सुधारने की कोशिश करनी है। और ग्लोबलाइजेशन के तहत हमको जैसा जैसा हम देखते हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसके प्रति हमने क्या अडॉप्ट करनी चाहिए पॉलिसीज, उसके ऊपर में ये सोचता है, ये ग्रुप उसके ऊपर में सोचता है। नीति आयोग वॉज फॉर्मली नोन एज प्लानिंग कमीशन। इसको पहले क्या बोला जाता था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया या प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके इस नाम से ये जाना जाता था। बट प्लानिंग कमीशन, ये बोर्ड प्लानिंग कमीशन, ये ग्रुप बंद कर दिया गया और उसके बाद में इनकॉर्पोरेट कर दिया नीति आयोग। तो नीति आयोग ये इनका काम रहता है, बेसिकली दे आर टर्म्ड, दे आर कॉल्ड एज थिंक टैंक ऑफ इंडिया। दे हेल्प इन
ड्राफ्टिंग द पॉलिसीज, पॉलिसीज थिंक करने का, गवर्नमेंट को उस पर सपोर्ट करने का, जो भी नई पॉलिसी बनेगी वो कैसी रहनी चाहिए, किस तरीके से बननी चाहिए, उसके ऊपर में नीति आयोग बहुत हद तक के सोचता है। प्लानिंग कमीशन जो होता था ना, जैसा अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन ये 5-5 साल के प्लान देता था कि आने वाले 5 साल के अंदर में हमने हमारे देश में क्या करना है, आने वाले 5 साल के अंदर में ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो वो 5 ईयर प्लान दे यूज टू गिव। नाउ नीति आयोग जो है उन लोगों ने भी पॉलिसी, उन्होंने भी आने वाले समय के लिए क्या पॉलिसीज और प्लान इंडिया ने इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए उसके बारे में बोलता है। बट इसका कोई टर्म नहीं है कि 5 साल रहे, ये 1 साल 2 साल जितना भी गवर्नमेंट प्लान करना चाहे तो ये नीति आयोग उनको मदद करती है। तो दिस इज व्हाट नीति आयोग इज गोइंग इज ऑल अबाउट। तो जैसे अगर हम नीति आयोग की बात करें, जस्ट कम टू योर मॉड्यूल, तो नीति आयोग इज प्रिजिक्योर द प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1950। नीति आयोग के पहले, इसका मतलब है बिफोर नीति आयोग इट वॉज प्लानिंग कमीशन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1950। आज़ादी 47 49 कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद 50 में हमको लगा अब हो गया, हमने अब हमारे देश की तरफ ध्यान देना है, तो 1950 वी इनकॉर्पोरेटेड प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर्स के प्लान हमको देता था। तो दिस मार्च 2050 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजॉल्व विद प्राइम मिनिस्टर एस चेयरमैनशिप। हु इज द चेयरमैन, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो कौन है चेयरपर्सन, कौन चेयरपर्सन मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में चेयरपर्सन मतलब जैसा घर पे हम हमारे घर की बात करें तो घर पे चेयरपर्सन कौन रहता है, घर पे अगर हम बात करूँ तो घर पे चेयरपर्सन कौन रहेगा। जैसा आप टीवी देख रहे हो, आपके घर वाले सब बैठ के टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते वक्त हुई विल बी कॉल्ड, सभी तो चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे नहीं सर हम सोफे पे बैठ के देख रहे हैं, तो सभी चेयर पर्सन हो गए क्या, नो, हेड ऑफ द फैमिली, यू कैन से हेड ऑफ द फैमिली रादर देन हेड ऑफ द फैमिली। ये टर्मिनोलॉजी वापरने से बेटर मैं ये बोलूँ क्या, जिसके हाथ में उस वक्त कंट्रोल होता है, जिसके हाथ में उस डिस्कशन का, उस मीटिंग का या उस समाह का कंट्रोल, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे आप टीवी देख रहे हो तो जिसके हाथ में टीवी का रिमोट है वो चेयर पर्सन हो गया ना। इज इट नेसेसरीली रिक्वायर्ड कि हर बार चेयर पर्सन विल बी द हेड ऑफ द फैमिली, इज इट नेसेसरीली रिक्वायर्ड, ऐसा जरूरी नहीं है। चेयर पर्सन और हेड ऑफ द फैमिली दोनों में फर्क होता है। चेयर पर्सन मतलब हु इज कंट्रोलिंग द शो, दैट विल बी टर्म्ड एज, दैट विल बी कॉल्ड एज चेयर पर्सन। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा चेयर पर्सन हेड ही रहे, प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा चेयर पर्सन रहे, जरूरी नहीं, कोई और व्यक्ति भी कोई और ऑर्गेनाइजेशन के चेयर पर्सन हो सकते हैं। आई होप क्लियर है आपको, चेयर पर्सन को कंफ्यूज मत करना, not necessarily required कि he'll always be the topmost person of the organization, but he can be the topmost person for that particular job for which the meeting is been held। वो मीटिंग अपना तरीके से रन करेगा तो उसको उस मीटिंग का चेयरपर्सन बोलते हैं। तो यहाँ दो इससे कंफ्यूज मत करना उसको, ठीक है। द इनिशियल मैंडेट वाज एस्टैब्लिश्ड, it established heavy industry through public investment as a mean for achieving rapid industrialization। तो नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था कोई सवाल है आदित्य? बेटा उन्होंने डिफाइन कर दिया, सुन 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 सुन, मैंने इन जनरल टर्म्स में बात किया, मैंने इन जनरल टर्म्स में बात किया कि चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है। सुन सुन, तू गड़बड़ ट्रैक पे निकल रहा है। इन जनरल चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है। इन जनरल टर्म मैं क्या बोल रहा हूँ, इन जनरल टर्म चेयरपर्सन कैन बी एनी पर्सन, इन जनरल चेयरपर्सन कैन बी एनी वन। बट अगर उसके एक्ट या रूल या पॉलिसी के अंदर में, एक्ट रूल पॉलिसी जो भी बनाई है उसमें अगर डिफाइन है तो दैट पर्सन विल बी द चेयरपर्सन, दैट पर्सन विल बी चेयरपर्सन। आपको बोर्ड मीटिंग पता है, हैव यू एवर सीन एनी बोर्ड मीटिंग? ठीक है, जरूरी है कि आप बोर्ड मीटिंग का जो चेयरपर्सन रहेगा वो हमेशा मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, इज इट नेसेसरीली रिक्वायर्ड? इज इट नेसेसरीली रिक्वायर्ड? मैनेजिंग डायरेक्टर इज द टॉप मोस्ट पर्सन इन दैट कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी रहना है, बेसिकली उनको रिप्रेजेंट करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है। तो हर बोर्ड मीटिंग का जो चेयरपर्सन रहता है मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है क्या। अब वो मीटिंग सेल से रिलेटेड है तो क्या लगता है इसको मीटिंग को चेयर किसने करनी चाहिए, वेदर मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी अ बेटर पर्सन और सेल्स मैनेजर विल बी अ बेटर पर्सन। आई होप आदित्य आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया, ठीक है। तो मैंने इन जनरल टर्म्स में बात किया, चेयर एक्चुअली एक बच्चे ने हेड ऑफ द फैमिली लिख दिया था, तो नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड कि हेड ऑफ द फैमिली विल ऑलवेज बी द चेयरपर्सन, वो समझाने के लिए मैंने वो बताया था। आई होप आदित्य क्लियर है सभी, और कोई डाउट तो नहीं सर, कहीं अलग ही निकल गए हम, हमारे दिमाग में और कोई डाउट आ गया, ऐसा नहीं है ना, बढ़ो आगे, ठीक है।
तो नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 19 नीति आयोग नहीं, एक्चुअली प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950, जिसको चेयर करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर। तो डिफाइन कर दिया यहाँ चेयरपर्सन कौन रहने वाला है, तो चेयरपर्सन विल ऑलवेज बी प्राइम मिनिस्टर इन दिस सर्टन, इन दिस केस। अब हेवी इनका इनिशियल मैंडेट क्या था? मैंडेट मतलब यू कैन से पर्पस, हेवी इंडस्ट्रीज थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज मींस टू अचीव द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। होता क्या है हेवी इंडस्ट्रीज का मतलब? क्या होता है? कैन यू हेल्प मी विद दैट? हेवी इंडस्ट्रीज यानी जैसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील, उसके बाद में रेलवेज, ये सब जो है रेलवेज प्लांट बनाना, ये हेवी इंडस्ट्रीज में आता है। जैसा अगर हम बात करें, हम छोटे मोटे बात करें, हमको अगर धंधा करना है तो हम बिजनेस करते वक्त क्या सोचते हैं? पटाखे की दुकान लगा लेंगे, किराने की दुकान डाल लेंगे, या पटाने। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, जो स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट जिसको लगता है, दोज इंडस्ट्रीज कम अंडर हेवी इंडस्ट्रीज। जो एक छोटा मोटा व्यक्ति, एक छोटा मोटा पर्सन, जैसा अगर मैं मिनरल वाटर का प्लांट बोलूँ तो दैट विल नॉट कम अंडर हेवी इंडस्ट्रीज, बट स्टील का, सीमेंट्स का, दिस विल कम अंडर हेवी इंडस्ट्रीज। तो वो चालू नहीं किया रहता 1950s में, किसी के पास में इतना पैसा नहीं था आज़ादी के बाद में कि वो कोई चालू करे, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि लेट्स वी स्टार्ट विथ बाय जनरेटिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। तो ये पहला इंटेंशन था प्लानिंग कमीशन का 1950 में। द फंक्शन असाइंस टू द प्लानिंग कमीशन वे असिस्ट एंड एलोकेटेड द प्लान रिसोर्सेज, फॉर्मुलेट प्लान programs for the area development, determining the implementation methodology, identifying the resource constraint and appraise of adjustment implementation। तो वही है, इनके पर्पस क्या थे कि रिसोर्सेज जो है, लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, प्लान बनाओ, आने वाले हमारा देश को किस दिशा में हमको लेकर जाना है, एंड एवरीथिंग। अलग अलग प्लान रहते थे, कभी एजुकेशन से रिलेटेड आया, 5-5 साल के प्लान, एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और भी ऐसे अलग अलग डेवलपमेंट्स के थ्रू हमने अलग अलग 5 ईयर प्लान्स इशू करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। देन एरिया डेवलपमेंट, वही एरिया डेवलपमेंट जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा सकता है, वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चरल रहा तो वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ दिया जाता है फार्मर्स को वगैरह वगैरह। मेथडोलॉजीज क्या रहेंगी, किस तरीके से दिया जाएगा, गवर्निंग कैसे किस तरीके से होगा कि एक बार सिर्फ इंस्टॉल कर देने से काम नहीं चलता, वो लाइफ टाइम तक सस्टेन कर सके, उसके क्या तरीके होंगे, वो सारी चीज़ें ये लोग प्लानिंग कमीशन के तहत बनाते थे। The Planning Commission from 1950 to 2014 formulated 12 5-year plan, 12 प्लान बनाए इन्होंने। Why it is written only 2014? 2014 के बाद क्यों कोई कमीशन, कोई प्लान नहीं आया 2014 को? हाँ हाँ बोलो बोलो। 2014 को प्लानिंग कमीशन को हमने खत्म कर दिया और नीति आयोग को शुरू किया था। तो यस, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट द क्लोजर ऑफ प्लानिंग कमीशन फ्रॉम ramparts of Red Fort on August 15th 2014, 15 अगस्त 2014 को उन्होंने बोला कि हम प्लानिंग कमीशन को बंद करते हुए अब नीति आयोग की तरफ बढ़ेंगे। तो ये डेट पूछी जा सकती है कि भाई प्लानिंग कमीशन बंद कब किया गया था, तो 15 अगस्त 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद अगला जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद रिफॉर्म्स एजेंडा। एजेंडा मतलब पता है आपको? एजेंडा topic to be discussed, right? Agenda consists the Niti Aayog to replace the Planning Commission. This was done in order to better serve the needs of aspirants. Aspirants का मतलब क्या हो जाएगा? Yes, what do you mean by aspirants? Aspirations, expectations। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एस्पिरेशंस की बात बोलूँ तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो भाई प्लानिंग कमीशन को बंद करके हमने नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट इसीलिए किया क्योंकि धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस बदल जाती है ना। आपको क्या लगता है, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ क्या, आप आपके कभी पेरेंट्स से बात करके देखना, आपके ज़माने में क्या चलता था। बहुत बार बोलते ना हमारे ज़माने में ये होता था। जैसा एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, आज अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके पास एक एवरेज स्टूडेंट के पास 3 फुटवेयर्स होते ही है, मिनिमम 3 फुटवेयर्स होते हैं आज की तारीख में। अगर हम बात करें तो एवरेज बोल रहा हूँ, किसी के पास 7 भी रहते हैं और किसी के पास 2 भी रहते हैं। बट वहीं अगर आप आपके पेरेंट्स से अगर बात करोगे ना तो वो तो ये बोलेंगे कि हमारे को एक पैरागॉन का चप्पल दिला देते थे, वो भी 10वीं में आने के बाद, तब तक तो हमने नंगे पैर घुमाए। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे। तो आपको नहीं लगता पहले एक स्लीपर बाय करना कभी हमारे एक्सपेक्टेशन में था ही नहीं, हमको चप्पल लेना है नहीं लेना है फर्क नहीं पड़ता। बट राइट नाउ शूज बिकम अ नेसेसिटी टू बी प्रेजेंट प्रॉपरली ना। तो ये सब चीज़ें बदलती जाती है, ओवर द पीरियड चीज़ें बदलती है। तो जो हमारे पुराने सिस्टम है, पुराने तरीके, उसको भी बदलना चाहिए। दैट वाज द रीजन कि प्लानिंग कमीशन को बंद करके दे हैव स्टार्टेड विद नीति आयोग।
दे हैव स्टार्टेड विद, वही उनका बोलना है कि भाई जो नए एक्सपेक्टेशंस है उसको और बेहतर तरीके से, हमारे देश के जो एक्सपेक्टेशंस उसको और बेहतर तरीके से हम सर्व कर पाए, उसके लिए हमने इसका इनकॉर्पोरेशन किया. एन इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी चेंज फ्रॉम द पास्ट नीति आयोग एक्ट हैज बीन quintet platform of government of India to bring state to act together in national interest and hereby forecast the cooperative फेडरलिज्म. बोलना क्या चाह रहा है बेटा, क्या होता था ना पहले हर स्टेट अपना अलग अलग प्लान बनाता था. जैसा कुछ स्टेट में इंडस्ट्रीज अच्छी थी, कुछ स्टेट में एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छा डेवलप हो जाता था, कुछ स्टेट में एजुकेशन अच्छा चल रहा था, कुछ स्टेट्स के लेबर बहुत अच्छे तरीके से इफिशिएंट लेबर थे. तो फिर नीति आयोग को लाके गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि आप स्टेट वाइज प्लान करने की जगह, स्टेट वाइज कोई एक एजेंडा फुलफिल करने की जगह, आप सब स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करके एक बिजनेस, एक इंडिया को, एक इंडियन पूरे नेशन को साथ में, नेशन इंटरेस्ट के साथ में आप काम कर सके. तो दैट वाज द इंटेंशन बिहाइंड नीति आयोग. देखा जाए तो नीति आयोग का फुल फॉर्म ही देखो, नीति आयोग का फुल फॉर्म ही क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल, ये किसी एक स्टेट को ध्यान में रखते हुए नहीं है, सभी को ध्यान में रखते हुए है. आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को. आगे बढ़े. नेक्स्ट अगला पैराग्राफ क्या बोलता है, द नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड इन 2015. वाई 2015? 2014 में क्लोज कर दिया था हमने प्लानिंग कमीशन. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015, समय लग गया हमको. इज वन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसीज यंगेस्ट इंस्टीट्यूट. वाई इट इज टर्म्ड एज यंगेस्ट? क्योंकि नया नया है ना, अभी 2015 का ही है, बच्चा है, अभी ये नया नया बच्चा है. तो इट इज एंट्रस्टेड विथ मतलब पुट ऑन या सौंप दिया गया, एंट्रस्टेड विद मैंडेट ऑफ रीइमेजिनिंग द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ डिसमेंटलिंग ओल्ड सिस्टम एंड सेंट्रल प्लानिंग. ये किसको ताना मारा, ओल्ड सिस्टम किसको ताना मार रहा है, किसको ओल्ड बोल रहा है, ये प्लानिंग कमीशन को. किसको बोल रहा है ये, प्लानिंग कमीशन को, कि भाई प्लानिंग कमीशन को खत्म करके हम इसको लाना चाहते थे. द नीति आयोग वाज मैंडेट टू फोकस द cooperative federation evolve in national consequential on development goals, redefining the reforms agenda, act of platform for resolution of cross sectoral issue between center and state government, capacity building to act knowledge and innovations hub. It represent a huge mandate of नेशनेट ऑर्गेनाइजेशन. मेरे को एक चीज़ बताओ, ये क्या बोलना चाह रहे हैं. बेसिकली हमने इसको बहुत डिफाइन करने की कोशिश की, कोऑपरेशन लाने की कोशिश की है नीति आयोग के थ्रू. हमने क्रॉस सेक्टर्स के अंदर में हमारा एसोसिएशन बढ़ाने की कोशिश की है. जैसा सिंपल, मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर हमारे देश में कोई भी नई चीज़ करना पड़ता है, दो गवर्नमेंट है, अब अ कंट्री वर्क्स ऑन टू गवर्नमेंट सिस्टम, ये पता है आपको कौन सा, एक होता है सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट. तो नीति आयोग को लाके सेंट्रल ने क्या बोला, आप हमको कम से कम इन्वॉल्व करो, सेंट्रल को कम से कम इन्वॉल्व करो, जो जितने भी डिसीजंस है वो स्टेट गवर्नमेंट आप आपस में ले लो, डिसीजन आपको लगता है ले लो, बट कोऑपरेशन विद अदर स्टेट्स. तो नाउ व्हाट हैपेंड कि जो एक स्टेट का जो हेड है वो दूसरे स्टेट के हेड से डायरेक्ट बात करके ही कैन प्लान इट आउट, ही कैन प्लान थिंग्स. क्योंकि नहीं तो वाया जाता है तो चीज़ों को टाइम लग जाता है. वाया यानी स्टेट वाला सेंट्रल को बोलेगा, सेंट्रल वाला स्टेट को बोलेगा. तो जब भी ये वाया जाता था, चीज़ें डिले होती थी, कोई लैक होता था, किसी का माइंडसेट अलग रहता था, तो बहुत दिक्कतें हो जाती थी उसमें. सेंट्रल वाले को लगता था कि भाई इससे कुछ होना नहीं है, बट दो स्टेट अग्री कर रहे थे, सेंट्रल वाला बीच में डिनाई कर देता था. तो बेसिकली उन लोगों ने बोला कि एक कोऑपरेशन ऐसा करो कि भाई आप स्टेट लेवल पे ही बहुत सारी चीज़ें कर सको. तो सेंट्रल का इन्वॉल्वमेंट इन्होंने थोड़ा कम करने की कोशिश की है यहाँ पे. तो आई होप ये क्लियर है आपको सभी को. आगे बढ़ते हैं. नीति आयोग इज अ प्राइमरी पॉलिसी थिंक टैंक. बेटा ये दिमाग में डाल दो, इट्स थिंक टैंक. क्या बोलते हैं इसको, इट्स थिंक टैंक. बेसिकली ये ब्रेन रहेगा. जैसा हम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोले, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बीइंग अ स्टूडेंट हमारे लिए दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है. एक हो जाता है ब्रेन, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है व्हेन वी आर स्टडिंग, सबसे ज़रूरी क्या है हमारे लिए, दो चीज़ें हैं. एक तो आपका दिमाग और दूसरा आपका टाइम. तो आपको नहीं लगता नीति आयोग में ये दोनों चीज़ों को उन्होंने बचाया. नीति आयोग को बोल दिया कि यू विल बी द थिंक टैंक, विल गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली, कि ये पॉलिसीज बनाने की जिम्मेदारी नीति आयोग को दे दी. और समय बचा दिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मीडिएट करने की जगह, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह मीडिएट करे, उसकी जगह स्टेट को बोला आपस में कोऑपरेट करते हुए न्यू पॉलिसीज रेगुलेट कर सकते. तो वही है, नीति आयोग इज द प्राइमरी पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स.
बताती है कहाँ ज़रूरत है और क्या पॉलिसी बननी चाहिए. While designing the strategies of the long-term policies and program for the government of India, Niti Aayog also provide relevant technical advice to central as well as state government. वही है, इट विल गोइंग टू प्रोवाइड कि भाई पहले तो ये बताती कि यहाँ ज़रूरत है कोई नई चीज़ की, नई पॉलिसी की, ताकि इस एरिया का डेवलपमेंट हो. फिर सिर्फ ये प्रॉब्लम पॉइंट आउट नहीं करती, उसका सोल्यूशन भी देती है कि ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने से हम ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं. तो दिस वॉज अ फोटोग्राफ फ्रॉम 15 जून. दिख रहा है आपको कब का है ये? 15 जून 2019. काय का मीटिंग चल रहा है ये? काय का फोटोग्राफ है? ज़रा देख के बताओ तो. टीम इंडिया क्या है ये? क्या है ये? दिस इज नीति आयोग. नीति आयोग का 5th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल है. 15 जून के इसमें ही नीति आयोग इनकॉर्पोरेटिव 2015 में हुआ था. नीति आयोग इनकॉर्पोरेट ही 2015 में हुआ था और उसका ये 5th मीटिंग है. आपको नहीं लगता दे हैव मेट फॉर टू मच? इन लोगों ने इसको बहुत फास्ट ट्रैक करते हुए, इसकी मीटिंग्स करते हुए डिसीजंस लिए गए जब इसको इनकॉर्पोरेट किया है. कौन कौन है इसमें? कौन कौन दिख रहा है आपको? कौन कौन है? कौन कौन बैठा है इसमें? एक तो हमारे राजनाथ सिंह, अमित शाह, हाँ ठीक है, मोदी, हाँ और तोमर, हाँ और नरेंद्र मोदी, हाँ और क्या है? हाँ जी, और ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? निर्मला सीतारमन. हाँ निर्मला सीतारमन है ना. है. तो एक चीज़ है, मैंने, हाँ ठीक है, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, जब भी बच्चों को पूछो कौन कौन है, एक चीज़ क्या होता है, मेरे जो हिस्ट्री के टीचर है, एक में मैं बता देता, आई डोंट नो वेदर ये रिलेवेंट है या नहीं है, मैं बता देता. जब भी उस टाइम पे प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट. तो ही ऑलवेज यूज टू आस्क, क्लास में आते थे, हर क्लास में आदत थी, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ाते थे वो, 8th स्टैंडर्ड में जब आप जाते थे तो वो पूछते थे हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब्दुल कलाम. ऐसा बच्चा खड़ा होकर बोलता है अब्दुल कलाम, वो चौक फेंक के मारते थे, बोले तेरा मामा लगता है. अब्दुल कलाम मतलब क्या है? नाम पूरा बोलना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इज्जत दो ना. ये बड़े बड़े डिग्निटरीज है. कौन कौन है? बोले तो नरेंद्र मोदी दिख रहा है, बोले वो नितिन बैठा है, कौन? नितिन गडकरी. बोले अरे नितिन गडकरी है पूरा, ऐसा सिर्फ नितिन मोदी ऐसा नहीं बोलना, कई बच्चों की आदत रहती है, तो ध्यान रखना. दे हैव अचीव समथिंग तो थोड़ा इज्जत से बात करें. जैसा आप देखेंगे तो हु इज़ द चेयरपर्सन, हमने देखा नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन रहता है? चेयरपर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो राइट नाउ द चेयरपर्सन इज श्री, देखो कितनी इज्जत दी है, आपकी इंस्टीट्यूट ने कितनी इज्जत दी है उनको, श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. वाइस चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार. फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन है? तो फुल टाइम मेंबर्स बेसिकली कौन रहते हैं? जो ऑलरेडी कोई ना कोई पोस्ट से रिटायर हो गए, जो एक्सपर्ट होते हैं पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में. जैसे हमारे कौन कौन है? VK शरावत है, फॉर्मर DRDO चीफ है ये. प्रोफेसर रमेश चंदन, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट. VK पॉल, पब्लिक एंड हेल्थ एक्सपर्ट. तो ये फुल टाइम मेंबर्स है नीति आयोग के, जो हर वक्त सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं या डायरेक्शंस देते कि यहाँ हमको कोशिश करनी चाहिए, यहाँ हमको डेवलपमेंट की कोशिश करनी चाहिए. 100 ऑफिशियो मेंबर. 100 ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब क्या होता है? 100 ऑफिशियो मेंबर का मतलब कोई बता सकता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय 100 ऑफिशियो? इसको अगर सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो बाय डिफॉल्ट, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो बाय डिफॉल्ट मतलब कैसा? से एग्जांपल के तौर पे राजनाथ सिंह जी इज द प्राइम सॉरी इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस. डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह. तो राजनाथ सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर बने तो वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग के मेंबर बन गए. जो भी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेगा विल बी द मेंबर ऑफ नीति आयोग. सेम विल हैपन विद होम मिनिस्ट्री. होम मिनिस्ट्री इज बीन हेल्ड बाय अमित शाह, तो हिल बिकम बाय डिफॉल्ट. तो 100 ऑफिशियो मेंबर समझा, वो पोस्ट मेंबरशिप हेल्ड करती है. अमित शाह डजंट हेल्ड द मेंबरशिप. होम मिनिस्ट्री की जो पोस्ट है दैट होल्ड्स द मेंबरशिप इन नीति आयोग. आई होप एक्सो ऑफिशियो मेंबरशिप मेंबर समझा. अगर कल चल के राजनाथ सिंह की जगह कोई और डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे तो हिल बिकम, ही और शी विल बिकम द एक्सो ऑफिशियो मेंबर. क्लियर है क्या? आई होप क्लियर है. चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन અને वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स एंड 100 ऑफिशियो चेयरपर्सन. तो मेरे बताओ 100 ऑफिशियो किस किस को दी हुई है? डिफेंस को दी हुई है, होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्ट्री को दी हुई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी हुई है, और साथ साथ में किसको? एग्रीकल्चरल एंड फार्म्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज. इन मिनिस्ट्रीज को जो 100 ऑफिशियो मेंबरशिप दी हुई है नीति आयोग को, नीति आयोग की. आई होप क्लियर है.
तो हु इज डिफेंस मिनिस्टर? क्या हो गया? चेयरपर्सन? इसका माइक चालू है और शायद इसको पता नहीं है माइक। हम्म, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया दैट ऑफिस विल होल्ड द पोजीशन इन नीति आयोग, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो वो है। आई होप क्लियर है ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इतने सारे नाम क्या हमको याद रखने हैं क्या? देखो एक तरीका है, जितने भी नाम के ऊपर में क्वेश्चन है कि ये ऑफिस कौन होल्ड करता, ये ऑफिस कौन होल्ड करता, उसके ऊपर में हार्डली एक या दो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। हार्डली यानी एक क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम दो क्वेश्चन। अब सवाल ये, अगर आप AIR के लिए ट्राई कर रहे हो तो यू शुड रिमेंबर, बट सर हम पास हो जाए हमारे लिए उतना काफ़ी है, तो सिर्फ रेगुलर क्लास अटेंड करो, उसमें भी आप पास हो जाओगे। बट अगर आप मेरे से पूछो कि सर आप क्या किए रहते, बीइंग स्टूडेंट आपने क्या किए रहते, मैंने एक लिस्ट बनाया रहता। सिंपल एक कागज़ पेन लिया रहता, जो जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज है उनके नाम लिखा रहता, और वो क्या क्या पोस्ट होल्ड करते हैं उनके बारे में मैंने डिटेल लिखी रहती। तो उससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम के पहले जाओगे तो बस उतना 2 पेज का बनता है, मैक्सिमम 2 पेज से ज़्यादा इतने नाम होने भी नहीं है। 2 पेज अगर आपने एक बार के रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए, तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो। तो अगर आप अच्छा करना चाहते हो, एक दो नंबर भी छोड़ना नहीं चाहते हो, तो यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। क्लियर है? चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो स्पेशल इनवाइटीज जो है जिनको हम बुलाते रहते हैं, अगेन कुछ नाम दिए हुए हमारे इसमें, श्री नितिन जयरमन गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो ये गडकरी जी हो गए जो ऑफिस हेल्ड करते हैं। अगला है तावर चंद गिल्लोट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड ये। पीयूष गोयल है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री एंड स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो ये सब मेंबर्स भी है, इसको इनवाइटीज करके हम बुलाते हैं। स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमिताभ कांत। अब वही है, नाम याद रखना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सको बेटर है। ये नाम आपको बार बार मिलेंगे। जब हम पॉलिटिकल अफेयर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये मिनिस्टर कौन है, ये मिनिस्टर कौन है, ये मिनिस्टर कौन है, तो वी शुड नो। तो हमको तब तो याद करनी पड़ेंगे, तो इट्स बेटर यू शुड स्टार्ट रिमेंबरिंग इट नाउ। Now, what are the relevance of नीति आयोग? What are the relevance of नीति आयोग? 5 रेलेवेंस है, मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, आपको नोट्स रेफर करना पड़ेगा, तो काइंडली हैव द नोट्स विथ यू। ये नोट्स है आप लोगों के साथ में, मैं नोट्स में से पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ नोट्स रेफर करिए। सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मैं बताऊँ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब क्या? मैं आपको बताऊँ क्या? मेनी ऑफ यू वुड हैव एक्सपीरियंस दिस, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया। आई वाज नेवर गुड एट स्टडीज, मैं बचपन से कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट स्टिल आई एम डूइंग गुड ना। रीजन बीइंग क्या होता है ना, इसके लिए मैं आई वुड से कि इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे क्लास के, जैसा आई से सम नेम, आदित्य पालिया, अमित गोपाले, दीपांकर डे एंड दैट सहयोग मत्ते, और ऐसे कुछ पर्सन्स थे, अंकुश कोटेचा। आई विल थैंक देम कि इनकी वजह से आई कुड हैव स्टडीज़। क्योंकि होता क्या है, आपको आप जब बचपन में आप क्लासेस में रहते हो तो आपने एक चीज़ देखा था कि अगर ज़िंदगी में इज्जत चाहिए, ज़िंदगी है ना, हमारी क्लास की ज़िंदगी तो स्कूल के अंदर रहती थी, अगर इज्जत चाहिए तो बहुत टॉप में आना पड़ता, कम से कम टॉप 5 में तो आना पड़ता, तभी जाके कभी रिकग्निशन मिलता है। आइदर यू बिकम गुड इन स्पोर्ट्स, आइदर यू बिकम गुड इन स्टडीज, जो भी रहे, जिसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो डोंट यू थिंक देयर ऑलवेज बी अ कंपटीशन अमंग द टॉप, की भाई आता कौन है, टॉप आएगा कौन? तो जिसकी वजह से ग्रोथ एक एस्पेक्ट निकल के आता है कि भाई वी कैन अचीव समथिंग, ये जब फीलिंग आता है वी हैव टू अचीव दैट, तो एक सब मिलके, एक सब उसको हेल्दी कंपटीशन की तरह लेते हैं और सबका ग्रोथ हो सकता है उसमें, तो दैट इज कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग का इंटेंशन यही रहता है कि एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, एक हेल्दी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट वो क्रिएट करते हुए काम करे। चलिए पढ़ते हैं। वेरियस रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, पढ़िए नोट्स में, वेरियस रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग लाइक हेल्दी स्टेट, प्रोग्रेसिव इंडिया एक्सेट्रा, विच गिव अ परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग ऑफ स्टेट अक्रॉस वेरियस, रैंकिंग्स देती है फॉर वेरियस अक्रॉस वेरियस वर्टिकल to foster a spirit of competitive federalism. It helps to identify the best practice in different states in various sectors and then try to replicate them in other
स्टेट होता है ना। अभी कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा ये स्टेट का मॉडल, वो स्टेट का मॉडल, ये स्टेट का मॉडल अच्छा था जिसकी वजह से कोविड कंट्रोल में आया, या ये स्टेट का मॉडल ऐसा था जिससे गड़बड़ हो गई, इसमें ये चेंजेस करके। तो एक हेल्दी कंपटीशन हमने सभी स्टेट्स के बीच में रखकर उसको करना है। जैसा आपने देखा होगा जब बाहर निकलते थे तो कई स्टेट्स में डंडे पड़ते थे। महाराष्ट्र में तो बहुत पड़े, महाराष्ट्र क्या बोलो, नागपुर में अच्छे डंडे पड़े लोगों को। बट वही राजस्थान ने क्या किया था आपको मालूम है क्या? व्हाट डिड राजस्थान डू? उन्होंने पकड़ा जो भी खाली पीली घूम रहा था, उसको सीधा उठाया और इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन कर दिया। काय को डंडा मारना? बोले 14 दिन जब वो इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन रहेगा व्यवस्थित तरीके से, बराबर रास्ते पे नहीं निकलता अगले दिन वो। तो रादर देन डंडा मारना सभी को, ये एक तरीका हो सकता था। तो वही ऐसा अलग अलग तरीके, बट इंस्टीट्यूट उसमें भी प्रॉब्लम्स है, उसमें भी इश्यूज है। झगड़ने मत लग जाना मेरे से, सर इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन करने लगेंगे तो बाकी जिनको एक्चुअली जरूरत है उनको तो बेड ही नहीं मिलेंगे वगैरह, नहीं वो बात नहीं कर रहा। बट यस, एक एग्जाम्पल था, वो एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अगला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैं बता चुका हूँ, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन के बारे में हम जब से बार बार बात कर रहे हैं। आपने वो एक मूवी देखी है क्या, चक दे इंडिया? हैव यू हैव सीन दैट मूवी, चक दे इंडिया? हॉकी के ऊपर में है ना। उसके अंदर में जब शाहरुख खान एज अ कोच जब वो टीम के सामने आता है, उन सबसे वो सवाल पूछता है ना आपका नाम क्या है, तो सब कोई क्या करते हैं, अपना नाम और फिर स्टेट का नाम बोलते हैं कि मैं कर्नाटक, मैं हरियाणा और मैं इधर उधर चंडीगढ़, ये सब अपने अपने स्टेट्स के नाम बोलते हैं। तो इज इट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? नो। आखिरी में वो यही समझाता है ना कि यू हैव टू वर्क एज अ वन यूनिट, आप अलग अलग स्टेट से नहीं हो, यू आर वर्किंग फॉर वन सिंगल पर्पज, दैट इज नेशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज दैट कि वी आर वर्किंग फॉर नेशन, तो सबको मिलके नेशन बिल्डिंग के तरफ, नेशन इंटरेस्ट के तरफ ध्यान देना, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, इट गिव्स अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन इज बॉडी which facilitate the direct interactions with the line ministry, also helps to address the issue in relatively shorter term। तो हमको एज ए इंटरेस्ट शॉर्टर टर्म्स को भी ध्यान में रखते हुए एज ए नेशन बिल्डिंग, नेशन इंटरेस्ट के तरफ में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। अगला है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबल है जिस भी चीज़ के लिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत हो, उसको हमको रिस्पॉन्सिबल ठहराते आना चाहिए। नीति आयोग है एस्टैब्लिशमेंट डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑफिस, वो नज़र रखता है कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। विथ कलेक्ट द डेटा ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑन अ रियल टाइम बेसिस, द डेटा आर देन यूज्ड एट अ हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग लेवल टू एस्टैब्लिश द अकाउंटेबिलिटी एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। वही है, सबका डेटा कलेक्ट करते हैं। तूने ये बता, तेरे को ये बताया था, तूने ये किया या नहीं किया, किया तो कितने टाइम में किया, कितने टाइम फ्रेम का टाइम दिया था। अगर कम टाइम फ्रेम में किया है तो शाबाशी भी मिलेंगी, ज़्यादा टाइम फ्रेम में किया है तो डांट भी पड़ेगी। अर्लियर इंडिया हैज 12 5-year plan, but they were mostly evaluated long after the plan period had ended, hence there was no real accountability। मैंने बताया ना, 5 ईयर का प्लान और नीति आयोग में फर्क ही है। 5 years के प्लान यूज टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट इम्प्लीमेंट, उसके रिजल्ट आने को भी समय लगता था। बट नीति आयोग के अंदर में जब भी हमारे को दिक्कत है, डायरेक्शन मिला पॉलिसी बनी, डायरेक्शन मिला पॉलिसी बनी, तो ये थोड़ा सा फास्ट होता है। और कई बार ना 5 ईयर प्लान के साथ में दिक्कत क्या होती थी, कई बार जो इशू रहता था, हमने 5 साल का प्लान बना दिया, वो इशू था, वो इशू 3 साल में ही ओवरकम हो गया, तो बचे हुए 2 साल क्या करें? टन गोपाल, पूरे नेशन के 2 साल बर्बाद हो गए। कई बार प्रॉब्लम क्या होता था, वो प्लान शायद 5 साल के लिए हमने इंप्लीमेंट किया, बट उसको ओवरकम करने के लिए, उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए शायद हमको और समय चाहिए, बट 5 साल ही है, रिजल्ट नहीं निकले तो हम क्या बोलते हैं? प्लान बर्बाद था, या इसमें समय बर्बाद करना अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और समय इस पर लगाना। तो इट वॉज नॉट अ बेटर पॉलिसी। वैसे भी उसको ओल्ड सिस्टम बोल दिया इन्होंने कि भाई वो पुराना था, हमने नई चीज़ें लाई, दैट इज इन नीति आयोग। तो वही अकाउंटेबिलिटी। देन थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, वही माई नेम इज कृष्णा, कृष्णा इज माई नेम, पीपल कॉल मी कृष्णा, बार बार आ गया ना ये थिंक टैंक। दिस इज द ब्रेन बिहाइंड वॉट, ये डायरेक्शन देगा और पॉलिसी बनाएगा। तो पॉलिसी बनाने के लिए जो भी ब्रेन चाइल्ड रहने वाला है, दैट इज नीति आयोग का ग्रुप। तो वही है नीति आयोग इज विजुअलाइज्ड as a funnel through which new innovative ideas come from all possible sources, industries, academic, civil society of foreign specialization and flow into the government system for implementation। वही है, यहाँ पे बैठे रहते लोग, एक्सपर्ट्स बैठे रहते, बात करते, डिस्कस करते। व्हेन आई से एक्सपर्ट, व्हेन आई से एक्सपर्ट्स, तो आपको क्या लगता है एक्सपर्ट्स मतलब स्पेशलाइज्ड पर्सन जो रहेंगे वो ज़रूरी है क्या कि हमारे गवर्निंग बॉडी से ही रहने चाहिए? क्या वो इंडस्ट्री से नहीं रहने चाहिए? अगर आप पॉलिसी कोई इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बना रहे हो, तो आपको नहीं लगता उस इंडस्ट्री में एक्चुअली वर्क करने वाले
लोगों को भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी हमने हमारे थिंक टैंक में शामिल कर देना चाहिए, सो दैट कि अ बेटर क्वालिटी ऑफ पॉलिसी विल बी डिराइव। तो वही थिंक टैंक है, इट वर्क्स, सबको साथ में लेके पॉलिसी बनाने का काम करती है। कन्वेंच कन्वर्जेंस फॉर रिसोर्सेज, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कवरेज। कवरेज हम कितना कर, रेजोल्यूशन कितना, कवरेज कितनी चीजें, कितनी पॉसिबल सिचुएशन को हम कवर करेंगे। 5 ईयर प्लान में क्या होता था, हम एक चीज दो चीज मैक्सिमम, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो उसमें हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बात करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इज बीइंग अ कॉमन पॉइंट ऑफ सिमिलर इश्यूज फेस्ड बाय डिफरेंट सेक्टर्स, स्टेट्स एक्सेट्रा, इट एक्ट्स एज अ कवरेज पॉइंट एंड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दिस इशू। तो वही है, हम एक सिमिलर इशू, सिर्फ ज़रूरी नहीं है जो इशू रूरल एरियाज में है वो अर्बन एरिया में नहीं होगा। जैसा कई बार रहता है, वाटर वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम रूरल एरिया में भी है, और कुछ अर्बन सेक्टर्स में भी वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रूरल डेवलपमेंट में डाल दिया तो आप सिर्फ वहीं कॉन्सेंट्रेट करोगे, यू आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट एज अ होल। तो दैट इज वॉज कन्वर्जेंस ऑफ रेजोल्यूशन। आई होप क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पैराग्राफ इज नीति आयोग इन न्यूज। न्यूज में क्या है, अब ये अगेन थोड़ा सा पुराना हो सकता है, बट यस विल हैव टू लुक इनटू दैट। स्टेट नीड्स टू बूस्ट इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड फेब्रुवरी 3 2020 का आर्टिकल है। स्टेट गवर्नमेंट वाइल नाउ हैव टू एक्सेलरेट देयर मूव ऑन ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस टू रिमूव द बॉटलनेक ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द टैक्स पेयर कैरेक्टर विल हेल्प इंस्टाइल कॉन्फिडेंस एंड एंड हरासमेंट। बोल क्या रहा है, अच्छा बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, वहाँ एक कीवर्ड यूज किया हुआ है बॉटल नेक। कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बॉटल नेक? बोतल नेक का मीनिंग क्या होता है? बोतल देखिए ना आपने, बोतल, इसको बोतल नेक बोलते, इसको क्या बोलते, बोतल नेक। होता क्या था ना, नए नए आइडियाज आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, बट आइडियाज खूब सारे आ रहे हैं, बट पास इक्के दुक्के हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता देयर इज अ बॉटल नेक, ब्लॉक है वहां पे, उतने स्पेस उतनी स्पीड से आइडियाज पास नहीं हो रहे, उतने स्पीड से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। तो वही है कि स्टेट को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। जब सेंट्रल के पास में था तो सेंट्रल के लिमिटेशन है ना, मैन पावर लिमिटेड है, एरिया ऑफ वर्किंग ज़्यादा है। तो जब हमने नीति आयोग में स्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट किया कि भाई स्टेट, सेंट्रल का कंट्रोल कम हो और स्टेट का कंट्रोल, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, तो आपको नहीं लगता कि ये जो बोतल नेक का इशू था, जो बोतल नेक का इशू था, ये कुछ हद तक के ओवरकम हो गया होगा? क्योंकि अब हर हर स्टेट अपने अपने हिसाब से सोचने लगेगा, हर स्टेट अपने हिसाब से सोचने लगेगा। तो जितना भी इंडस्ट्रीज को परेशानी हो रही थी, स्टेट वाइज अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, स्टेट वाइज अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, तो वो इंडस्ट्री, जैसा हम अगर हमारे, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, जिस रीजन में मैं विदर्भ रीजन की बात करूँ, तो यहाँ पे राइस जो है, राइस और कुछ हद तक के जो दाल होता है आपका, इसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसकी मील्स वगैरह ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा सेक्टर जो है वो राइस प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करूँ तो वहाँ कोकोनट इंडस्ट्रीज थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहेंगी। तो पॉलिसी उनको, कोस्टल एरियाज के जो स्टेट्स हैं उनको उस हिसाब से पॉलिसी बनाने दो, नॉन कोस्टल एरियाज के स्टेट्स को उनके उस हिसाब से पॉलिसीज बनाने दो। तो ये सब चीज़ों के तरफ में हमने एक्सेलरेट कर दी हमारी पॉलिसी मेकिंग, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज परेशान होती थी बोतल नेक की वजह से, जो सेंट्रल के पास जा जाके हर बार बोलना पड़ता था, तो वो चीज़ें यहाँ ओवरकम की गई है। वही है, हम बात कर चुके हैं, स्मूथनेस ऑफ पॉलिसीज निकलने लगी। मोस्ट follow up now has been done at a level of states. An economic survey gives an example of if you want to run a restaurant you need 44 clearance। देखो पहले क्या होता था, 43 क्लियरेंस लगते थे, रेस्टोरेंट रन करना है अगर आपको, तो यू रिक्वायर्ड 43 क्लियरेंस। बट क्या हो गया, अभी क्या बोला उन्होंने, इतने क्लियरेंस नहीं, कुछ क्लियरेंस कम कर दो, स्टेट लेवल पे हैंडल कर दो, स्टेट लेवल पे हैंडल कर दो। आप भी करते हो, आप भी करते हो, आप भी करते हो, आपको मालूम है क्या, आपने किया होगा बचपन में। जैसा अगर मैं बात करूँ तो हमारे घर की बात करूँ, तो घर में दो गवर्नमेंट हो गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पापा, एक हो गए स्टेट गवर्नमेंट आपकी मम्मी। किसी के घर में ये उल्टा भी हो सकता है, कभी हुआ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 80% आएंगे, आपको 70 भी ज़्यादा हो गए, 66% आ गए, डांट पड़ेगी घर में। अपन मम्मी को बोलते ना, मम्मी देख ले इस बार संभाल ले, अगले साल में बहुत पढ़ाई करेगा, जम के लगा लेगा, अपने आप को झोंक देगा, मैं टीवी नहीं देख, सब सब प्रॉमिस करके अपन ऐसा मम्मी को मना लेते थे। स्टेट गवर्नमेंट में सल्टा दिया वो प्रॉब्लम। बट वहीं अगर मान लो कोई बहुत ही बड़ा सिचुएशन, बहुत ही खराब सिचुएशन है, एकदम आप 45 पे चले गए, तो अब मम्मी क्या बोलती, बेटा अब मेरे से ना हो पाए,
अब तो पापा को बताना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा हुआ है ना? ऐसा हुआ है नहीं सर, हमारे इतने परसेंटेज कभी कम नहीं गए, बट जो भी है। तो दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से कि भाई कि इतने ज़्यादा पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको ईज आउट कर सकते हो, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज उनको बनाने दो। आई डाउट इफ मोर देन वन or two would be the central government level, the result would be municipal state that it where a rubber meets the road. Investment climate will improve now by performance reforms of the state governance and easy of doing the business। वही है, नए इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं, कई स्टेट्स की पॉलिसीज इजी आउट रहती है, तो वहाँ स्टेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोग उस पर तत्पर रहते हैं, वो स्टेट की तरफ बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो वही है, स्टेट वाइज पॉलिसीज, वो जिस स्टेट को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस पॉलिसीज़ को ईज आउट रखे, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको ईज आउट ना रखे, तो उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आई होप नीति आयोग क्लियर है। नीति आयोग क्लियर है सभी को कि नीति आयोग का इंटेंशन क्या है? बेसिकली दे आर द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, जो डायरेक्शंस देंगे उसके ऊपर में पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं आपसे, फटाफट कुछ क्वेश्चंस ले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गवर्न बाय विच एक्ट? क्वेश्चन समझा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गवर्न बाय विच एक्ट? दैट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अच्छा, इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर दैट एक्ट ओनली ना? इसको एस्टैब्लिश भी उसी एक्ट के तहत किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर जो है वो 1935 है, बट इस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है क्या? आरबीआई कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है कि आरबीआई इज बीन एसोसिएटेड या इज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज पर आरबीआई एक्ट? इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। अच्छा एक मिनट, ये इमेज को देख के क्या समझ में आता है? ये इमेज को देख के क्या समझ में आता है? ओके, सभी बैंक को कनेक्टेड है, और आरबीआई गवर्न करती है, ओके, और एन इमेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? आपको नहीं लगता दिस इज बैंकर्स बैंक? आरबीआई इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। बैंकों के अकाउंट होते हैं उसमें, अगर इनको लेन देन करना है तो पैसा लेने देने जमा करने वो आरबीआई के पास जा सकते, तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बैंकर्स बैंक। तो वही है, तो आरबीआई इज द हेड ऑफ द बैंक, एपेक्स बॉडी बोलते हैं इसको बैंकिंग के अंदर में, इट इज एन एपेक्स बॉडी। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिशमेंट इन द अप्रैल 1 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है, ये जो मैंने आपको बता चुका हूँ। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड, एक मिनट, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बट was permanently moved to Mumbai in 1937. The central government is where the governor sits and where the policies are formulated. यानी सेंट्रल ऑफिस होना चाहिए एक्चुअली, सीजी सेंट्रल ऑफिस। तो ये कहाँ होता है? जहाँ पे उसका गवर्नर बैठता है, और गवर्नर अब कहाँ बैठने लगा है? मुंबई में। 1937 से ही शिफ्ट कर दिया गया था। Though originally privately owned, since nationalized in 1949, RBI is fully owned by Government of India। पहले वो privately owned थी, अब उसको हमने फुल्ली ओन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बना दिया, ठीक है। द बेसिक फंक्शंस ऑफ द एपेक्स बैंक, देखो वर्ड क्या वापरा है? एपेक्स। एपेक्स इज टॉप मोस्ट। एपेक्स का मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट। इट डिस्क्राइबिंग इन preamble, what do you mean by preamble? Can anyone help me with that? Preamble? India is my country, all Indian are my brother and sister। नहीं सर, सर वो प्लेज है, सर वो प्लेज है। तो preamble क्या है? preamble मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ, हाँ हाँ बोल बोल। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चलो ठीक है, गूगल किया गया। सेट ऑफ रेगुलेशंस और रूल्स, अगर वो प्रियम्बल है तो फिर एक्ट क्या है? एक्ट क्या है? प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट्स को इलाबरेट कर सकते हो। बेसिकली प्रियम्बल में क्या रहता है ना, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव रहते हैं, करना क्यों चाहते हो, कहाँ कहाँ लगाना चाहते हो, दैट इज प्रियम्बल, दैट इज प्रियम्बल, ठीक है। तो द बेसिक फंक्शन ऑफ द एपेक्स बॉडी इज टू डिस्क्राइब इट्स प्रियम्बल टू रेगुलेट
to regulate the issues of banking notes, keeping the reserve with the view of securing the monetary stability in India and generally to operate the currencies and credit systems of the country to its advantage. बराबर है ना, स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है. मॉनिटरी अनस्टेबल हुआ तो कई इकोनॉमियाँ निपट जाती, कई देश की इकोनॉमी निपट जाती, दिवालिया निकल जाता उन देश का, तो वो स्टेबल रखना पड़ता है. आपको ये पता है क्या करेंसी सिस्टम वर्क कैसा करता है? डू यू नो? जैसा ये जो 10 रुपए का नोट है, आपको क्या लगता है वैल्यू इस 10 रुपए के नोट की है क्या? 10 रुपए के चांदी लगी हुई है क्या इसमें? कई बच्चे बोलते हैं सर इसके ऊपर में ये चांदी लगी रहती है. ऐसा सही है क्या? इस पे चांदी लगी रहती है क्या 10 रुपए की? बचपन में आप देखते थे ना. 10 रुपए का जो करेंसी नोट है बेटा, ये सीजी नहीं है, ये सीओ होना चाहिए, ये सीओ होना चाहिए, ये प्रिंटिंग एरर है, ये सीओ है, सेंट्रल ऑफिस है वो. ठीक है, सीजी नहीं, सेंट्रल ऑफिस. वैसे इन जनरल टर्म सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, बट यहाँ पे ये प्रिंटिंग एरर है, ये सीओ है, सेंट्रल ऑफिस. ठीक है, रोशनी क्लियर है क्या? अब वो नेक्स्ट नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसको एडिट कर दूंगा, अब नहीं कर रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, करेंसी कैसे वर्क करती है, करेंसी कैसे वर्क करती है, चलो हेल्प करो मेरी फटाफट. वैल्यू इस 10 रुपए के नोट की है क्या? ये 10 रुपए का नोट मैं फाड़ दूंगा तो इसका मतलब, मैं फाड़ नहीं रहा, अगर मैं 10 रुपए का नोट यदि फाड़ दूंगा तो इसका मतलब क्या, मैंने मेरे देश की करेंसी खराब कर, मेरे देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी क्या? आपको पता है क्या, ये 10 रुपए के नोट पे कुछ लिखा रहता है, एक गवर्नर की साइन रहती है, गवर्नर की साइन के ऊपर एक लिखा रहता है. निकालो ना आपके पास अगर नोट होगा तो, आपके पास नोट होगा, बहुत बढ़िया प्रतीक, बहुत बढ़िया. आपके पास नोट होगा तो देखो उस पर क्या लिखा हुआ है. आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 10 रुपीज. आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ 10 रुपीज. एक्चुअली वैल्यू इस नोट की नहीं है, वैल्यू इस नोट की नहीं है, इस नोट में जुड़े हुए प्रॉमिस की है, इस नोट से जुड़े हुए प्रॉमिस की है. जो भी होल्डर इस नोट को होल्ड करता है वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से 10 रुपए की, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरबीआई से, आरबीआई से जाके 10 रुपए की वैल्यू मांग सकता है. 10 रुपए की वैल्यू. अब उस वक्त आरबीआई को 10 रुपए का कोई प्रेशियस स्टोन देना पड़ेगा. दैट कैन बी गोल्ड, दैट कैन बी सिल्वर, दैट कैन बी प्लैटिनम, कोई भी प्रेशियस स्टोन 10 रुपए की वैल्यू का उस पर्सन को देना पड़ेगा. तो आपको पता है क्या, ये जो 10 रुपए जितनी भी करेंसी नोट्स इशू होती है उतनी वैल्यू का गोल्ड और सिल्वर, उतनी वैल्यू का गोल्ड और सिल्वर रिजर्व बैंक के पास में रखा होता है. उतनी वैल्यू. आपको लगता होगा ना देश की गरीबी दूर करना है, देश की गरीबी दूर करना है तो नोट छाप के बांट दो, देश की गरीबी दूर करना है तो नोट छाप कर बांट दो. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. नोट बांट कर छाप दो, वो उसके पीछे रूल्स है. जितना आपके पास में प्रेशियस स्टोन रखा हुआ है आप उतनी ही वैल्यू का, आप उतनी ही वैल्यू का करेंसी नोट प्रिंट करके दे सकते हो. अगर आपने उससे ज्यादा की वैल्यू का करेंसी नोट प्रिंट करके दे दिया तो प्रेशियस स्टोन तो उतना ही है, गोल्ड सिल्वर जो है वो उतना ही है. तो आपके करेंसी का वैल्यू डिवाइड हो जाएगा जितनी भी करेंसीज आप इशू करते हो उसमें. तो आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी लूज हो जाएंगी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल इकोनॉमी. एक देश ने ऐसी हरकत की थी, एक देश, मेरे को नाम नहीं पता, मेरे को नाम नहीं पता, मैं भूल गया एक्चुअली. कोई तो, हाँ, यू, ये वाई या जेड से कुछ तो भी नाम है उस देश का, क्या नाम है? पेनिनसुला, पता नहीं. ट्रिलियंस में है उसकी, उसकी करेंसी जो नोट आता है ना उस पर ट्रिलियंस लिखा है, ट्रिलियंस, मिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस. ऐसे जीरो ही जीरो 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 लिखे रहते हैं वहां पे. 10 रुपए 20 रुपए का तो नोट ही नहीं है, उनकी जो भी उनकी जो भी करेंसी होंगी तो वहाँ ट्रिलियन ट्रिलियन मिलियन ऐसा नोट लिखा हुआ है. उनने क्या किया था, बहुत सारे नोट छाप के बांट दिए ताकि ऐसा लगे देश की गरीबी दूर हो जाए. नहीं होता वैसा, वैसा नहीं होता. तो वही है, ये सब स्टेबिलिटी, ये सब पॉलिसीज, नोट्स प्रिंटिंग, हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये सब मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की. ये सब मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आरबीआई से रिलेटेड कुछ रेट्स होते हैं, आरबीआई से रिलेटेड कुछ रेट है, मैं आपको बता दूं. आपके मॉड्यूल में जो रेट्स लिखे हुए हैं, आपके मॉड्यूल में जो रेट लिखे हुए हैं वो रेट लिखे हुए हैं आपके 2020 के हिसाब से. पॉलिसी रेट्स, ये पहले 4 जो रहते हैं वो पॉलिसी रेट है, अगले जो रहते हैं ये रिजर्व रेट रहते हैं. रिजर्व मतलब दे हैव टू कीप अ फंड असाइड और उसके बाद आप वर्किंग कर सकते हो. तो पॉलिसी और रिजर्व रेट्स आप बोल सकते हो उसको. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये फरवरी 2020 के हिसाब से है, फरवरी 2020 के हिसाब से आपके मॉड्यूल में लिखे हुए. अब तक मॉड्यूल अपडेट नहीं हुआ, अब तक मॉड्यूल अपडेट नहीं हुआ, ऐसा आपने, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. तो ये रेट याद रखे या नहीं रखे
मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम चेंज हो जाते हैं। जैसा ये रेट है, मेरे को बताओ, ये फरवरी 2020 के रेट है, दिस इज़ प्री कोविड ना, दिस इज़ प्री लॉकडाउन। उसके बाद में रेट्स बहुत गिर गए, उसके बाद में रेट्स गिरे भी है, उसके बाद में रेट गिरे, खुद उसमें लिखा हुआ है, खुद आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो ड्यूरिंग अक्टूबर, देख पढ़ क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अक्टूबर 2019, ड्यूरिंग अक्टूबर 2019 the RBI's monetary policy committee slash the key in a deep key report rate by fifth time in the year to boost the demand of private consumption of economic slowdown। तो वही है, उन्होंने रेपो रेट थोड़ा सा कम कर दिया ताकि लोन देने के लिए बैंकों को आसान हो और वो ज़्यादा लोन दे सके और हमारी जो स्लो डाउन इकोनॉमी थी वो बूस्ट हो सके। वाइल द आरबीआई कमिटी हैज स्लैश द रेपो रेट बाय 35 बीपीएस। व्हाट डू यू मीन बाय बीपीएस, एनीवन? बीपीएस का मतलब कोई बता सकता है? इसका मतलब होता है, एनीवन, एनीवन, एनीवन? बीपीएस मतलब दैट इज बेसिक पॉइंट। ये लोग क्या बोलते हैं इसको, बेसिक पॉइंट, बेसिस पॉइंट्स। ये क्या होता है, वन 100 बीपीएस इज 1%, 100 बीपीएस इज 1%, 100 बीपीएस इज 1%। तो अगर मैं 50 बीपीएस बोलूँ तो कितना हो जाएगा, 50 बीपीएस इज 0.5% ना। तो ये बीपीएस में बात करते हैं, आरबीआई का में बात करता है बीपीएस। 35 बीपीएस यानी 0.35%, 35 बीपीएस यानी कितना हो गया, 0.35 बीपीएस। आई होप वो समझ में आया बीपीएस का मतलब क्या है। While RBI committee has slashed repo rate by 35 bps in August policy meeting, it has reduced the key lending rate by 25 bps and bi-monthly। and ये देखो, मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये रेट बहुत बार चेंज होते रहते हैं। ये वाले जो रेट्स आपने अभी देखे, पॉलिसी और रिजर्व रेट जो आपने देखे, ये मेजरली बहुत बार चेंज होते रहते हैं। तो क्या सर हमको ये रेट याद रखना है क्या? अब फरवरी 2020 के याद रख के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आज के क्लास से पहले, आज की हमारी तारीख क्या है, 27 मई के रेट्स मैंने आज ही निकाले, आज ही आपकी क्लास के पहले रेट्स निकाले। तो ये रेट्स है 4, 3.25, 4.25, 4.25, 4 और 18। वेयर एज जो है, जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए, मॉड्यूल में जो दिए हुए वो अलग है। तो ये चेंज होते रहते हैं, 3 3 महीने, 4 4 महीने में ये रेट्स बहुत बार चेंज हो जाते हैं। मेजरली 4 4 महीने में होते हैं। मेजरली आरबीआई 4 4 महीने में अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करती है, देखती है, कभी जल्दी भी चेक करती है, कभी जल्दी भी उसको चेंज कर लेती है। तो ये याद रखना नहीं रखना ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है। एग्ज़ाम से पहले बस ऐसा करना कि एक रेपो रेट उस वक्त क्या चल रहा है, और वैसे भी आपको जो एप्लीकेबल है आपकी एग्ज़ाम डेट से 3 महीने पहले तक के। तो एग्ज़ाम डेट से 3 महीने पहले तक का जो भी रेपो रेट रहेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि एग्ज़ाम की डेट आपकी ये आ रही है तो उस तारीख के पहले का रेपो रेट ये है, तो वो हम याद रखेंगे। आप चाहो तो 27 मई का ये रेपो रेट लिखना चाहो तो लिख कर रख सकते हो, नहीं कुछ तो आपके पास में वेबसाइट भी दी हुई है आपके मॉड्यूल में, आप वो वेबसाइट से भी जाकर रेपो रेट देख सकते हो, दैट इज़ www.rbi.org.in। सर हमको इंस्टीट्यूट से प्रिंटेड फॉर्म में मॉड्यूल मिलेगा क्या? तो मिलना तो चाहिए, मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। अब लॉकडाउन और इस कोविड के रहते कब तक मिलेगा वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट मिलेगा ज़रूर। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट योर आरबीआई, दैट्स ऑल अबाउट योर आरबीआई। हमने आज जो पढ़ी, 2 नेशनल बॉडीज़ पढ़ी। कौन सी बेटा 2 नेशनल बॉडीज़ हमने पढ़ी? एक वी हैव लर्न नीति आयोग, दूसरा हमने पढ़ा आरबीआई, बची 4, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो, वो हम कल देखेंगे। तो आज यहीं रुकते, आज यहीं रुकते, इसके आगे विल कंटिन्यू टुमारो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। बाय बेटा, थैंक यू, बाय।